हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए एस्टेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी, DSSB या जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और आज ये केमिकल बॉन्डिंग की शायद हमारी 5th क्लास है। काफ़ी दिनों से क्लास अपलोड नहीं की थी मैंने, ठीक है। तो आज ये हमारी 5th क्लास है। जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने VSPR थ्योरी को डिस्कस किया था। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी कि कैसे उसके अंदर शेप निकालते हैं या फिर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस थ्योरी के अंदर डिस्कस कर ली थी। अब आगे क्या था कि इस थ्योरी की भी बहुत सारी लिमिटेशन थी, तो इसके बाद एक नई और थ्योरी आई थी जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो आज हम थोड़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके VSPR थ्योरी से ही बनते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या बोला गया था। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं उनकी शेप देखेंगे, क्योंकि ये मेनली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी क्या कहती है, ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से डिपेंड है कि जो आपके ऑर्बिटल्स है ना वो क्या ओवरलैप करते हैं और इनकी ओवरलैपिंग की वजह से क्या है बॉन्ड बनता है और जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर के क्या है मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था। तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं कि ऑर्बिटल किस टाइप की शेप बनाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास एस ऑर्बिटल। सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस के अंदर क्या, एस के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये सारा हमने जब डिस्कस किए थे क्या क्वांटम नंबर, उसके अंदर डिस्कस कर लिया था कि एस के अंदर एक होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस टाइप से। तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है उसकी क्या स्फेरिकल शेप होती है, इस टाइप से स्फेरिकल होता है, ठीक है। कौन सी शेप होती है एस ऑर्बिटल की, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल। और इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो पूरे के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पूरे के ऊपर चार्ज। और ये क्या सिमेट्रिकल होता है आपका एस ऑर्बिटल, क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप और सिमेट्रिकल होता है एस ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपका था एस और पी, दो ही देखें क्योंकि इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल डिस्कस किए गए हैं उनके अंदर बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ एस और पी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डी के लिए डी जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है कौन सी डंबल शेप होती है पी ऑर्बिटल की, इस टाइप से। देखो पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, अब मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये मानो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस टाइप से डंबल्स बने होते हैं। एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो ऐसे क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस डंबल शेप होती है, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं इसमें प्लस माइनस, ये क्या है डंबल शेप होती है। अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो ये कौन सा हमारा पी एक्स है, ठीक है। सेम हमारे पास क्या है, मान लो ये है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये वाला इसको हम क्या बोल देते हैं, पी वाई। 3 ऑर्बिटल होते हैं ना पी के अंदर। फिर मान लो ये हमारी जेड एक्सिस है, ये बीच में, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो जो जेड के अलोंग बनेगा, इस टाइप से अलोंग द एक्सिस होते हैं ये, तो जेड के अलोंग बनेगा उसे क्या बोलते हैं, पी जेड। समझ आ गया, पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास पी के अंदर, पी सब सेल के अंदर, ठीक है। इस टाइप से इनकी अरेंजमेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो इसी वजह से जो पी ऑर्बिटल है ना उसे हम क्या एक्सियल बोल देते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल है क्योंकि ये क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इनकी ओवरलैपिंग की वजह से क्या बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ओवरलैप देखो कैसे करता है, मान लो ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लिया दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये मान लो किसी एक मॉलिक्यूल की एस ऑर्बिटल है, एक से दूसरे एटम का, मान लो ये हमारे ए एटम का एस है और ये बी एटम का एस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। इनके अंदर क्या होगा, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और ऑपोजिट स्पिन का, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपका बोला था कि इनकी ओवरलैपिंग के लिए क्या आपकी ऑर्बिटल के अंदर क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो 2 ऑर्बिटल आपकी ओवरलैप कर रहे हैं उनके अंदर क्या एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों की जो स्पिन है वो क्या होगी, ऑपोजिट स्पिन होगी। तो अगर जो ये आपके ऑर्बिटल है ये हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, भी एक दूसरे के साथ सीधा हेड टू हेड मिल रहे हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये क्या करेंगे ओवरलैप करके, देखो इस टाइप से इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है ना उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो ऑर्बिटल की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से
या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लो ये हमारे पास पी ऑर्बिटल, ये थोड़ी सी इसकी शेप गड़बड़ होगी, मान लो ये हमारे पास क्या पी ऑर्बिटल है, ये मान लो अलोंग द एक्स एक्सिस है, पी एक्स है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा एस के साथ इस टाइप से, ठीक है। तो इनके हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से जो इनके अंदर बॉन्ड बना है ना, उसे हम क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। तो इसके अंदर इतना याद रखना है कि जब आपके ऑर्बिटल एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये सिग्मा बॉन्ड भी आपका क्या, एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ऑर्बिटल की क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, जिसे हम लेटरल ओवरलैपिंग बोल देते हैं, तो उसकी वजह से जो आपके पास बॉन्ड बनेगा ना, उसे क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। एक बार रुको देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ उसको। देखो क्या था कि मान लो आपके पास ये एक यहाँ ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, पी एक्स बनाया हमने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा पी ऑर्बिटल बन गया, ठीक है, या इसे वाई मान लो, इसे क्या मानो, एक्स एक्सिस मानो, भाई ये हमारा पी वाई है। यहाँ से क्या एस आया दूसरी साइड से, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ये यहाँ ऐसे एस ने ओवरलैपिंग की, तो ये जो साइड वाइज ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसे क्या बोल देते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। या फिर इस टाइप से देखो एक और बनाते हैं, पी पी के बीच में दिखा दे, मान लो ये हमारा पी वाई, दूसरा एक और बना लेते हैं इसके साइड में, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, एक इसके साथ दूसरा पी वाई है। एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि कैसे बनती है। मान लो ये वाई एक्सिस थी, हमारा पी वाई है, अब इन दोनों के बीच क्या आपकी ओवरलैपिंग हो रही है इस टाइप से, ये साइड बाय ओवरलैप करेंगे, ये देखो यहाँ क्या इनके बीच ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो मतलब ये क्या है, इस टाइप से ओवरलैप कर जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग इनके बीच में हो रही है ना, इसकी वजह से जो ये बॉन्ड बन रहा है, इसे क्या बोल देते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हमें पता है, देखो ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है, और अगर ये दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो क्या एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। तो अब ये देखो जो आपका सिंगल बॉन्ड है तो थोड़ा वीक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या है, कम एनर्जी देनी पड़ती है, और पाई बॉन्ड के अंदर क्या है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगर इनको बॉन्ड ब्रेक करना हो। दूसरा क्या है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, ये क्या है, रोटेशन कर सकता है, ठीक है, बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है। अब देखो ऐसे देखो कि मान लो एक पाइप लगी है, दूसरी साइड एक बॉल है, उस पाइप के दोनों एंड के ऊपर बॉल्स लगी है, तो वो दोनों बॉल मान लो आपके क्या एटम्स, और बीच में जो आपकी पाइप लगी हुई है वो क्या है, बॉन्ड है। तो आप इजीली उसको क्या है, रोटेट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके ऐसे दो, मान लो दो ऐसे अटैच है कोई चीज़ ऐसे, तो अब क्या इनकी रोटेशन करवा सकते हो। अगर इनकी रोटेशन करवानी पड़ेगी तो एक बॉन्ड हमें क्या है, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से पाई बॉन्ड के अंदर आपकी रोटेशन नहीं होती है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ती है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हम क्या फ्रीली रोटेट करवा सकते हैं एटम्स को, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि जब आपकी एंड टू एंड ओवरलैप होता है तो क्या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, और लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जैसे पी की भी हो सकती है ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इसकी वजह से आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड बनता है। ये एक टाइप का किया, दोनों के आपके एक टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आया आपका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि आपके पास इन्होंने दो कंसेप्ट लिए थे। सबसे पहले तो था कि इन्होंने बोला कि दो टाइप के फोर्स क्या है आपके काम करते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने आते हैं ना, तो क्या है उसके अंदर दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक फर्स्ट एटम है, इसके अंदर जो वैलेंस सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका क्या नेगेटिव चार्ज है, और अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सेम आपका क्या है, इसको दूसरा यहाँ बता देती हूँ, दूसरा एटम अप्रोच कर रहा है, ये कोई दूसरा एटम बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, और सेंटर में क्या है आपका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो दो फोर्स कैसे काम करेंगे। एक तो मान लो आपका क्या हो, दूसरे कलर से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी, रिपल्शन, आर से लिख रही हूँ, रिपल्शन होगी। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब ओवरलैपिंग के लिए एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या है, रिपेल करेंगे। दूसरा आपका क्या है, ये दोनों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के न्यूक्लियस भी एक दूसरे को क्या है, रिपेल करेंगे। तो एक तो इनके बीच में क्या है, रिपल्शन है दो एटम्स के बीच में। दूसरा क्या है, मान लो आपका ये मान लीजिए ए एटम है आपका, ये बी है,
ए एटम का न्यूक्लियस बी एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अभी अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ये क्या होगी, मान लो फर्स्ट का न्यूक्लियस और सेकंड का इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्शन कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है, तो इनमें एक टाइप का अट्रैक्शन और एक टाइप का फोर्स कौन सा है, रिपल्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। फिर आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि अगर आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, मान लो जो भी आपके दो एटम अप्रोच करें, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनके बीच बॉन्डिंग होगी, लेकिन बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, अगर रिपल्शन ज़्यादा है अट्रैक्शन से, तो उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो फिर उनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था। दूसरा कंसेप्ट इन्होंने क्या लिया था, ऑर्बिटल ओवरलैप। अब इन्होंने क्या बोला, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी ऑर्बिट ओवरलैप करेंगे वो क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगी और इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। मतलब कम से कम उनके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, भी हाफ फील्ड होनी चाहिए ऑर्बिटल। एक ऑर्बिट है, मान लो ऑर्बिटल आपके पास, ये हाफ फील्ड होना चाहिए, भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होना चाहिए फॉर ओवरलैपिंग। और जो दोनों के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ओवरलैप करने आ रहे हैं, उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, तो ये आपका किसने बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये दो फैक्टर कंसीडर किए थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम HF का डायग्राम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोजन है, मान लो यहाँ क्या है, फ्लोरीन। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s है, 1s1। तो S क्या है, स्फेरिकल होता है, और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब आया आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2s2 और 2p क्या होता है, 5 होता है ना, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होती है, 2p5। ठीक है, तो अब देखो इसके वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो कौन सा, p है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है। तो बनाओ, देखो p के अंदर क्या है, 5 है, एक बार बना लेते हैं, 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया अनपेयर्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब देखो इसमें कैसे होता है, इसके बनाओ आप p ऑर्बिटल, ये तीनों एक्सिस ली हमने। ठीक है, अलग कलर से शो करते हैं। ये मान लो आपका क्या है, एक्स एक्स वो वाई एक्सिस मान लो इसको, जेड और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, कौन सा, जेड एक्सिस, और ये कौन सा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है ना आपको। मान लो ये आपका पी वाला है, px है। ठीक है, तो अब इन दोनों के अंदर फुल इलेक्ट्रॉन फुल कर दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 2 जेड वाले के अंदर है, और इसके अंदर क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या है, जैसे ही एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में जो ये s है और जो ये वाला है px वाला, इन दोनों के बीच क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब देखो सिंगल दिखा रही हूँ यहाँ, ये मान लो हमारी x एक्सिस है। ठीक है, और इसके ऊपर ये हमारा p एक्सिस वाला था। थोड़े से स्ट्रक्चर भाई ये यहाँ आएगा, थोड़ा समझ रहे हो ना। इसमें क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ साइड यहाँ से कौन सा आया, 1s वाला आया, और इसके अंदर भी क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, मान लो अपोजिट स्पिन के साथ, 1s वाला हाइड्रोजन का। तो इन दोनों ने क्या ओवरलैपिंग करी, और ओवरलैपिंग की वजह से इनके बीच में क्या बन गया, सिंगल सिग्मा बॉन्ड HF के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था। तो आप बाकी देखो H2 का और देख लेते एक, बाकी आप बना के देख लेना, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, चलो आगे बना लेते हैं। ठीक है, H2 का और देखते हैं। H2 में क्या होगा, दोनों के पास s ऑर्बिटल है, तो 1s जो हमने पहले देखा था, ये क्या है, ओवरलैप करेंगे। देखो क्या होगा इसके अंदर, मान लो ये एक फर्स्ट हाइड्रोजन का है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड हाइड्रोजन का है, मान लो B हाइड्रोजन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या है, ओवरलैप करेंगे, तो इनके अंदर बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस टाइप से दिखाया था। सेम आपका पाई बॉन्ड बन जाता है। मान लो आपके पास क्या है, जैसे कौन सा बताऊँ, ऑक्सीजन वाला बता देती हूँ। ठीक है, पाई बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन का एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी उनके बीच में। ऑक्सीजन की लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन वाले में क्या होता है, एक मिनट रुको, जैसे मान लो आपको करनी है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, सीधा बता देती हूँ। ठीक है, दूसरी ऑक्सीजन का मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये इनका वाई एक्सिस है। तो एक तो ये तो क्या है आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होएगी, और एक ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी इनके बीच में। ठीक है, तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा, और ये जो हेड टू हेड हो रही है इसकी वजह से क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिसमें एक क्या आपका सिग्मा बॉन्ड है हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, और एक क्या है आपका पाई बॉन्ड बना है साइड वाइज p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से। तो इस टाइप से बॉन्डिंग होती है, ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था। ठीक है,
तो बस इतना ही था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वैसे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन एक आइडिया पता होना जरूरी था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया गया। हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले कि फोर्स के बारे में क्या बताया था, या इन्होंने ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग्स होती है उनके बारे में क्या बताया था। वैसे क्वेश्चन वीएसपीआर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ही बनते हैं ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद आपका एक कंसेप्ट और आता है जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये HF है, तो इसमें क्या आपका हाइड्रोजन एक क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। अब ये हाइड्रोजन एटम क्या है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, एक बॉन्डिंग बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वैसे आपका वीक बॉन्ड है, लेकिन ये जो आपके वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से क्या है, ये वीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो आपका बनेगा उससे वीक बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन, याद रखना, ठीक है। वंडरवॉल और कोवलेंट के बीच में इसकी स्ट्रेंथ आती है आपकी हाइड्रोजन की। कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वंडरवॉल है वो वीक होते हैं, और फिर हाइड्रोजन इनके बीच में आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लिख रखा है यहाँ, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जो आपका दो, मान लो हाइड्रोजन अटैच है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इसकी वजह से इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोजन क्या है, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो ये इसके साथ क्या एक टाइप की इंटरेक्शन शो करते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। अब कई बार पूछते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, कंडीशन पूछ लेते हैं कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या है, एक मिनट इरेज कर लेती हूँ थोड़ा। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें पता ही लग गया कि हाइड्रोजन क्या आपका किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी हो, उसके साथ क्या आपका अटैच होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास क्या है कि जो भी आपका मोलिक्यूल है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है उसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल साइज होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मानो एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, अगर आपका एक फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और क्लोरीन HCl है, मानो ये हमारे पास क्या HCl और HF है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा, सिर्फ HF शो करता है, HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस एटम है, इसका साइज क्या है, स्मॉल नहीं है, बड़ा साइज है, लार्ज साइज का है, तो सिर्फ स्मॉल साइज का एटम ही क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। जैसे इसमें हमारे पास मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ही एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, मतलब इनके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, शो करेगा, ठीक है। समझ आ गया। जैसे HF का एग्जांपल हो गया, या फिर दूसरा हमारे पास क्या H2O का एग्जांपल होता है, H2O भी शो करता है, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, थ्योरी है इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। कंडीशन याद रखना कि क्या क्या कंडीशन है, स्मॉल साइज होना चाहिए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, देखो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या चिपक जाते हैं, एसोसिएट समझते हो, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस देखो क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जो आपके मॉलिक्यूल है उनकी क्या हो जाती है, एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में क्या है, देखो मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड OH, यही होता है। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल हो रहा है, मान लो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा, यहाँ हाइड्रोजन लगी है, ठीक है, और यहाँ क्या आपका डबल बॉन्ड O है। तो अब देखो क्या होएगा इसके अंदर, कि ये वाली ऊपर वाली ऑक्सीजन आपकी, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, और यहाँ इनके बीच इंटरेक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगी। तो अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, दो आपके मॉलिक्यूल, दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल थे वो अटैच हो गए, इन्होंने क्या बना दिया, डाइमर बना दिया। भाई दो मॉलिक्यूल अटैच हो गए, डाई का मतलब दो, तो ये क्या होता है, इस वजह से क्या इनकी एसोसिएशन हो गई, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एसोसिएट हो गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, एसोसिएशन होती है, दूसरा डेसोसिएशन भी होती है, जो HF मॉलिक्यूल है वो डेसोसिएट हो जाता है आपका HF2 नेगेटिव के अंदर। HCl वगैरह, HCl, HBr, HI ये डेसोसिएट नहीं होती, सिर्फ HF डेसोसिएट होता है
HF2 नेगेटिव के अंदर। और ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि HF आपका क्यों डेसोशिएट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डेसोशिएट होता है, बाकियों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते। तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। अब हमें पता ही है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि हम हीट दे रहे हैं, जो भी आपका वाटर क्या है बॉयल करने लग जाए, उनके बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और जो लिक्विड है वो आपके वेपर बनने स्टार्ट हो जाए, यही होता है बॉइलिंग के अंदर। तो अब देखो ये क्या होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच हो रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने H2O का एग्जांपल लेते हैं, तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O अकेला पड़ा है, तो इनके बीच में क्या होगा, देखो क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो एक तो मान लो अकेला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसको तोड़ने के लिए हम जो एनर्जी देंगे वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज होगी। अब इस जो ये वाला H2 है, इसने इससे दूसरे H2 के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर ली। ठीक है, एक मिनट यहाँ बता देती हूँ। ये हमारे पास मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का, तो इसने क्या है यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर ली इसके साथ। तो एक तो मान लो एनर्जी दे रहे हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए, अब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी तोड़ने के लिए। तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो जाता है, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से जो आपका HF है, उसका जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है उसका क्या है, जो हेलोजन्स के अंदर हेलोजन एसिड है, HF का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन HCl HBr इनके कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक कंडीशन और आपकी क्या बनती है, एक मिनट यहाँ से इरेज कर लेती हूँ। एक है कि जो आपका H2O है, जैसे ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी जितने भी इस फैमिली के मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के साथ अगर वो हाइड्राइड्स बना रहे हैं तो वो सारे क्या है, गैसेज है। जो आपका H2O है, H2O तो क्या है, लिक्विड है। बाकी इस ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे H2S H2SC, ठीक है, क्या हो गया इसको, एक मिनट रुको, H2SC, ये सारे क्या है, गैस है। तो अब H2O लिक्विड क्यों है, देखो गैस और लिक्विड क्यों है, लिक्विड है तो मतलब इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। और गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो ये इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं गैसेस के अंदर। H2O लिक्विड क्यों है, क्योंकि जो दो H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, तो इस वजह से मॉलिक्यूल थोड़े पास रहेंगे, तो ये क्या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वहीं अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती वाटर के अंदर, तो वो क्या है, गैस फॉर्म में होता आपका। ठीक है, तो इसी वजह से ये रीज़न है कि H2O आपका क्या है, लिक्विड है, और बाकी जितने भी इसके मेंबर है वो सारे ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करिए, रूम टेम्परेचर पे आपके क्या है, सारे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो ये इसकी क्या है, कुछ कंडीशन ही। अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू PS3 बाकी इसके मेंबर के। इथेनॉल मतलब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए वहाँ समझ लेना कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक और कंडीशन क्या आती है, सोल्यूबिलिटी। अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सा समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखो मान लो आपका HF है, इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये क्या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको पकड़ लेगा तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। वहीं अगर HCl को डाल दोगे या फिर कोई और मॉलिक्यूल जैसे IBr या कोई भी और मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर कम होगी। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ सोल्यूबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है। जैसे आपने NH3 अमोनिया वाटर के अंदर डाल दिया तो ये क्या है, अच्छे से सोल्यूबल होगा। जैसे आप इथेनॉल डालते हो, ये भी क्या है, अच्छे से सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, क्यों, क्योंकि ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है वाटर के साथ, तो इसी वजह से ये क्या है, इजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक इसके एग्जाम्पल या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कंडीशन भी ध्यान रखना और इनकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या होता है, तो ये चीज़ें भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार क्वेश्चन इस पर बन जाता है। ठीक है, तो आज ये हमारी छोटी सी क्लास थी। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग का एक लास्ट टॉपिक रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो एक मिनट एक और रहता है इसके अंदर छोटा सा कंसेप्ट, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा सा स्किप हो गया था वो और बता देती हूँ। देखो इंटर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा इंटर कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ होता है ना। तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी, एक तो होती है एक तो होती है आपकी इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है, और एक होती है आपकी इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर क्या है, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सेम भी हो सकते हैं जैसे H2O के बीच में,
ठीक है। दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो सेम के अंदर होती है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपकी हो रही है तो उसे बोलते हैं इंट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, देखो ये क्या है, एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, जैसे हमारे पास यहाँ क्या है इसकी, और ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर यहाँ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ फिनोल लगा हुआ है, ठीक है, OH लगा हुआ है। तो अब इसमें ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो इसी वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर क्या होती है, जो दो डिफरेंट वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे H2 और HF हो गया अलग अलग, या H2 के अंदर है तो वो क्या दोनों सेम मॉलिक्यूल हो गए। तो जो दो डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपकी सेम टाइप के, इस टाइप के सेम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, जैसे आपकी ऑर्थोनाइट्राफिनोल के अंदर हो रही है, तो इस टाइप की क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो आपकी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसके लिए भी कंडीशन होती है, हर मॉलिक्यूल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक तो जो आपके दो ग्रुप हैं, ये दो सेम ग्रुप है, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, ये तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पता है कंडीशन है ये। दूसरा क्या है, जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है वो मॉलिक्यूल क्या आपका प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो अगर वो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है तो ये आपकी क्या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, समझ आ गया इतना। दूसरा इसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। अगर देखो ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर आपकी हो रही है ना बॉन्डिंग, अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं, 6 मेंबर्ड, ठीक है, अगर आपकी 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो ये आपका क्या है, ज़्यादा स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर किया जाएगा। देखो 1 2 3 इनके बीच में 4 5 और 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है ना, इसी वजह से सिर्फ यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आपकी एप्लीकेबल होगी इंट्रा के लिए। तो कंडीशन ध्यान रखना, एक तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, दूसरी क्या है 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए इसके अंदर। अगर 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब देखो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। अब देखो ये दोनों बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये थोड़ा क्या अपना सरफेस एरिया डिक्रीज कर लेंगे, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से क्या है, इनकी पैकिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना इसके अंदर। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को मतलब अल्टर कर देता है, ये इफेक्ट करती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अफेक्ट करती है इनकी प्रॉपर्टी को। और दूसरा इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अब देखो कहाँ तो ये ऑक्सीजन अकेला होता तो खुला होता, लेकिन अब इनके बीच अट्रैक्शन हो गई तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो साइज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा छोटा सा टॉपिक था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या MOT डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।